अंतरिक्ष अन्वेषण के इस युग में ना एक बहुत ही अजीब और हैरान कर देने वाला विरोधाभास है। अच्छा। वो कैसे? मतलब हमने वॉयेजर जैसे अंतरिक्ष यानों को पृथ्वी से अरबों किलोमीटर दूर भेज दिया है, हमारे सौर मंडल के एकदम अंधेरे और ठंडे किनारों के पार। हाँ, वो तो है। हम मंगल ग्रह की सतह के चप्पे चप्पे का नक्शा भी बना चुके हैं। बिल्कुल। लेकिन जिस जमीन पर हम हर दिन चलते हैं, उसके ठीक नीचे क्या है? जब बात हमारे अपने ग्रह के भीतर झांकने की आती है ना, तो हमारी सबसे उन्नत तकनीकें भी सतह से बमुश्किल 12 किलोमीटर से आगे नहीं जा पाई हैं। ये सच में एक बहुत बड़ा सवाल है, और आज की इस गहन चर्चा का मुख्य मिशन इसी विरोधाभास को सुलझाना है। सही कहा। हमें पृथ्वी के आंतरिक भाग के उन रहस्यों को डिकोड करना है जिन्हें हम अपनी आंखों से कभी नहीं देख सकते। और यहाँ जो तथ्य सबसे ज्यादा चुनौती पेश करता है, वो ये है कि पृथ्वी की त्रिज्या यानी सतह से इसके केंद्र तक की दूरी लगभग 6,370 किलोमीटर है। 6,370 किलोमीटर, ये कोई छोटी दूरी नहीं है। वही तो। जब हम 12 किलोमीटर का आंकड़ा भी पार नहीं कर सकते, तो हम इसके केंद्र के बारे में इतनी सटीकता से कैसे बता सकते हैं? तो चलिए इस पूरे विषय को थोड़ा खोलकर समझते हैं। इस विशाल और दुर्गम गहराई की चुनौती ही वैज्ञानिकों को अलग तरह से सोचने पर मजबूर करती है। वो कैसे? देखिए, 6,370 किलोमीटर की इस पहेली को सुलझाने के लिए ना भूविज्ञान में जानकारी के स्रोतों को बहुत ही स्पष्ट रूप से दो अलग-अलग श्रेणियों में बांटा गया है। पहला तरीका है प्रत्यक्ष स्रोत। प्रत्यक्ष स्रोत मतलब डायरेक्ट सोर्सेज। हाँ, बिल्कुल। जहां हम सीधे तौर पर पृथ्वी के अंदर की भौतिक सामग्री तक पहुंचने की कोशिश करते हैं, उसे निकालते हैं और उसका अध्ययन करते हैं। ये एक तरह से ब्रूट फोर्स या अपनी ताकत का इस्तेमाल करने वाला तरीका है। अच्छा। और दूसरा तरीका क्या है? और दूसरा है अप्रत्यक्ष स्रोत, यानी इनडायरेक्ट सोर्सेज। ये तब काम आता है जब हमारी मशीनें और हमारी ताकत जवाब दे जाती है। तो इसमें हम क्या करते हैं? इसमें हम भौतिकी के नियमों, तरंगों और अंतरिक्ष के सुरागों का इस्तेमाल करके एक वैज्ञानिक चित्र तैयार करते हैं। किसी भी उच्च स्तरीय भूवैज्ञानिक विश्लेषण की शुरुआत हमेशा इसी वर्गीकरण से होती है। चूंकि पृथ्वी के अंदर क्या है ये जानने का सबसे स्वाभाविक तरीका तो यही लगता है कि एक बहुत बड़ी मशीन लाई जाए और जमीन को खोदना शुरू कर दिया जाए, है ना? हाँ, आमतौर पर लोग यही सोचते हैं। तो प्रत्यक्ष तरीके से ही शुरुआत करते हैं, लेकिन हमारे स्रोतों के आंकड़े देख के एक दिलचस्प तुलना मेरे दिमाग में आ रही थी। कैसी तुलना? ये पूरी कवायद ना कुछ ऐसी लगती है जैसे किसी 100 मंजिला विशाल इमारत के आर्किटेक्चर को समझने के लिए कोई केवल उसके ग्राउंड फ्लोर के मुख्य दरवाजे के पेंट को खुरचकर जांच कर रहा हो। अरे वाह! गहराई के आंकड़ों को देखें तो वो पेंट खुरचने वाली तुलना भी शायद ज्यादा बड़ी लग सकती है। सच में? बिल्कुल। अगर हम खनन यानी माइनिंग की बात करें, जो कि सबसे आम प्रत्यक्ष तरीका है, तो दुनिया की सबसे गहरी खदानें दक्षिण अफ्रीका में स्थित हैं। सोने की खदानें, राइट? हाँ, सोने की खदानें, और दशकों की बेहतरीन इंजीनियरिंग के बावजूद वे केवल 3 से 4 किलोमीटर ही गहरी हैं। बस 3 से 4 किलोमीटर? हाँ, इंसान और मशीनें उससे नीचे जा ही नहीं पाए हैं। 6,370 किलोमीटर के त्रिज्या में से सिर्फ 3 या 4 किलोमीटर? हाँ, इसका मतलब है कि हम पृथ्वी के छिलके के सबसे ऊपरी हिस्से को भी ठीक से नहीं भेद पाए हैं। एकदम सही। लेकिन विज्ञान केवल खदानों तक तो नहीं रुका होगा। क्या सिर्फ शोध के उद्देश्य से खनिजों को भूलकर केवल गहराई तक पहुंचने के लिए ड्रिलिंग नहीं की गई? बिल्कुल की गई। महासागरों के तल और जमीनी सतह पर कई गहरे ड्रिलिंग प्रोजेक्ट्स चलाए गए। इनमें सबसे प्रसिद्ध और आज तक की सबसे गहरी कृत्रिम खुदाई आर्कटिक क्षेत्र में स्थित कोला डीप बोरहोल है। कोला डीप बोरहोल? मैंने इसके बारे में सुना है। हाँ, तो सोवियत वैज्ञानिकों ने इस प्रोजेक्ट के जरिए पृथ्वी के क्रस्ट को पार करने का लक्ष्य रखा था, लेकिन कई सालों की लगातार और भारी ड्रिलिंग के बाद वे अधिकतम 12 किलोमीटर की गहराई तक ही पहुंच पाए। और उसके बाद? उसके बाद वो प्रोजेक्ट हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। तो 12 किलोमीटर के बाद असल में हुआ क्या था? मतलब क्या ड्रिलिंग मशीनें टूट गईं या उन्हें कोई ऐसी चट्टान मिल गई जिसे काटा नहीं जा सकता था? यहीं पर हमें प्रत्यक्ष तरीकों की सीमाओं की एक पूरी रिव्यू लिस्ट को समझना होगा, जो ये स्पष्ट करती है कि हमारी ब्रूट फोर्स पृथ्वी के सामने क्यों हार जाती है। तो इस लिस्ट में सबसे पहली चीज क्या है? सबसे पहली और सबसे घातक सीमा है जियोथर्मल ग्रेडियंट। आसान भाषा में कहें तो गहराई के साथ तापमान के बढ़ने की दर। अच्छा,
तापमान बढ़ता है? हाँ, और सतह से नीचे जाने पर तापमान इतनी तेजी से बढ़ता है जिसका वैज्ञानिकों ने शुरुआत में अनुमान भी नहीं लगाया था। कितना तापमान था वहाँ? कोला बोरहोल में 12 किलोमीटर की गहराई पर चट्टानों का तापमान लगभग 180 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। 180 डिग्री सेल्सियस? अरे बाप रे! यानी पानी के उबलने के तापमान से भी लगभग 2 गुना? बिल्कुल। और इसी तापमान ने दूसरी सबसे बड़ी सीमा को जन्म दिया, अत्यधिक दबाव और चट्टानों की भौतिक व्यवहार में बदलाव। मतलब चट्टानें पिघलने लगी थी? इतनी भयंकर गर्मी और ऊपर की चट्टानों के लाखों टन दबाव के कारण ना उस गहराई पर चट्टानें ठोस और भुरभुरी नहीं रह गई थीं। वे प्लास्टिक या किसी गाढ़े कैरेमल की तरह व्यवहार करने लगी थीं। गाढ़े कैरेमल की तरह? ये तो बहुत ही अजीब है। हाँ, तो जब ड्रिलिंग मशीन की भारी भरकम बिट चट्टान को काटती तो छेद खुला रहने के बजाय वो पिघली हुई प्लास्टिक जैसी चट्टान तुरंत वापस बहकर उस छेद को भर देती थी। तो मशीनें फंस जाती होंगी। नहीं पकड़ा, ड्रिलिंग मशीनें पिघलने लगी थीं और बार-बार फंस रही थीं। इसके अलावा तीसरी बड़ी सीमा मानव जीवन का खतरा है। इतनी गहराई पर गर्मी और दबाव के कारण कोई भी इंसान जीवित रहकर खनन नहीं कर सकता। यानी हमने अपने ही ग्रह को एक ऐसी मशीन समझ लिया था जिसे हम पेचकस से खोल सकते हैं, लेकिन वो मशीन अंदर से पिघल रही है। एकदम सटीक उदाहरण है ये। पर प्रत्यक्ष स्रोतों की बात करें तो प्रकृति खुद भी तो अंदर का मटेरियल बाहर फेंकती है ना, ज्वालामुखी के जरिए। हाँ, ये एक अच्छा पॉइंट है। ज्वालामुखी विस्फोट तो सीधे पृथ्वी के पाताल से उबलता हुआ मैग्मा लेकर सतह पर आते हैं, तो क्या उनसे मदद नहीं मिलती? ज्वालामुखी बेशक एक बेहद महत्वपूर्ण प्रत्यक्ष स्रोत हैं। जब वो मैग्मा सतह पर आकर लावा बनता है और ठंडा होता है तो प्रयोगशालाओं में वैज्ञानिक उसकी रासायनिक संरचना की जांच करते हैं, जिससे हमें अंदर के खनिजों का पता चलता है। बिल्कुल, इससे हमें सीधे तौर पर पता चलता है कि पृथ्वी के अंदर कौन से खनिज और गैसें मौजूद हैं। लेकिन हमारी रिव्यू लिस्ट में ना ज्वालामुखी की भी एक बहुत बड़ी और तकनीकी सीमा जुड़ जाती है। वो क्या? गहराई की अनिश्चितता। मैग्मा सतह पर तो आ गया, लेकिन वो वास्तव में पृथ्वी के अंदर किस बिंदु से या कितनी गहराई से उबलकर ऊपर आया है, इसका कोई जीपीएस टैग उसके साथ नहीं होता। अच्छा, मतलब हमें एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता होती। हाँ, क्या वो मैग्मा चेम्बर 50 किलोमीटर नीचे था, 100 किलोमीटर नीचे था या 200 किलोमीटर नीचे, ये सटीकता से तय करना लगभग असंभव है। तो स्थिति यह है कि जब हमारी आधुनिक मशीनें और इंजीनियरिंग 12 किलोमीटर के बाद हार मान लेती हैं और ज्वालामुखी हमें ये नहीं बताते कि उनका माल कहाँ से आया है, तो 6370 किलोमीटर का सफर तय करने का रास्ता वहीं बंद हो जाता है। दुर्भाग्य से हाँ। तो अगर हम खुद नीचे नहीं जा सकते तो ये पूरी पृथ्वी अंदर से कैसी दिखती है, इसका नक्शा कैसे बनता है? और यहीं से अप्रत्यक्ष तरीकों की विफलता हमें एक पूरी तरह से नई दिशा में ले जाती है, अप्रत्यक्ष सुरागों की ओर। इनडायरेक्ट सोर्सेज। बिल्कुल। जब हम भौतिक रूप से गड्ढा नहीं खोद सकते तो हम पृथ्वी के व्यवहार, भौतिकी के नियमों और अंतरिक्ष के आंकड़ों का विश्लेषण करते हैं। मतलब ये एक तरह का डिटेक्टिव वर्क है। एकदम। आधुनिक भूविज्ञान का असली भविष्य इन्हीं अप्रत्यक्ष आंकड़ों को डिकोड करने में है। लेकिन अप्रत्यक्ष स्रोतों की इस सूची को देखते हुए एक बिंदु मुझे बहुत ही अजीब लग रहा है। कौन सा बिंदु? हमारे पास मौजूद स्रोतों में उल्कापिंडों यानी मीटेराइट्स का बहुत विस्तार से जिक्र है। हम पृथ्वी के पाताल को समझने के लिए आसमान से गिरने वाले उल्कापिंडों को क्यों देख रहे हैं? ये सवाल बहुत से छात्रों के मन में भी आता है। मतलब ये बात कुछ हजम नहीं हुई। हमें जानना है हमारे जूतों के नीचे क्या है और हम दूरबीन लेके तारों की तरफ देख रहे हैं। ये कोई तार्किक बात नहीं लगती यार। पृथ्वी और अंतरिक्ष में भटकने वाले ये उल्कापिंड शामिल हैं। वे सभी एक ही सौर नेब्यूला से बने हैं। सौर नेब्यूला? मतलब एक ही बादाम के छिलके से? हाँ, आप ऐसा कह सकते हैं, एक ही आदिम सामग्री या प्रिमिटिव मटेरियल से। अरबों साल पहले जब सौरमंडल आकार ले रहा था तो भारी पदार्थ जैसे लोहा और निकल ग्रहों और बड़े क्षुद्र ग्रहों के केंद्र में डूब गए। और हल्के पदार्थ सतह पर रह गए। बिल्कुल सही। तो क्या इसका मतलब ये है कि ये उल्कापिंड किसी दूसरे प्राचीन ग्रह के टुकड़े हैं? एकदम सही समझे। जो धात्विक उल्कापिंड आज अंतरिक्ष से गिरकर हमारी पृथ्वी पर आते हैं, वे असल में उन प्राचीन ग्रहाणुओं के टूटे हुए कोर या केंद्र के टुकड़े हैं जो कभी आपस में टकराकर नष्ट हो गए थे। ओहो, अब समझ में आया। हाँ, वैज्ञानिक इन उल्कापिंडों को प्रयोगशाला में बीच से काटते हैं और उनकी धात्विक संरचना का अध्ययन करते हैं। तो हालांकि ये उल्कापिंड पृथ्वी के अंदर से नहीं निकले हैं। हाँ,
लेकिन वे उसी फैक्ट्री और उसी सामग्री के उत्पाद हैं जिससे पृथ्वी बनी थी। इसलिए वे हमें एक बेहद ठोस अप्रत्यक्ष अनुमान देते हैं कि हमारी अपनी पृथ्वी का गहरा आंतरिक भाग किन भारी धातुओं से बना होगा। ये तो कुछ कुछ ऐसा है जैसे किसी केक को बिना काटे ये जानना हो कि वो अंदर से कैसा है, तो हम उस बेकरी में जाकर बचे हुए कच्चे माल और उसी बैच में बने दूसरे छोटे कपकेक को तोड़कर देख लेते हैं। बहुत ही शानदार एनालॉजी है ये। है ना? ये एक बहुत ही शानदार वैज्ञानिक जासूसी है। लेकिन अप्रत्यक्ष स्रोतों में सिर्फ अंतरिक्ष के पत्थर ही नहीं है। बिल्कुल नहीं, और भी बहुत कुछ है। हमारी अपनी पृथ्वी का भौतिक और चुंबकीय व्यवहार भी एक खुली किताब की तरह है, जिसे पढ़ने की जरूरत है। जैसे गुरुत्वाकर्षण। मैंने पढ़ा है कि पृथ्वी पर हर जगह गुरुत्वाकर्षण बल एक समान नहीं होता। हाँ, गुरुत्वाकर्षण बल का सूक्ष्म अध्ययन पृथ्वी के आंतरिक भाग को समझने का एक बहुत ही शक्तिशाली अप्रत्यक्ष उपकरण है। वो कैसे काम करता है? हम बचपन से पढ़ते आए हैं कि पृथ्वी पूरी तरह से एक परफेक्ट गोल गोला नहीं है। अपनी धुरी पर तेजी से घूमने के कारण जो केंद्रापसारक बल पैदा होता है, उससे ये भूमध्य रेखा यानी इक्वेटर पर थोड़ी उभरी हुई है। और ध्रुवों पर यानी पोल्स पर थोड़ी चपटी है। बिल्कुल, इसे ऑब्लेट स्फेरॉइड कहते हैं। और चूंकि ध्रुवों पर सतह चपटी है, इसका मतलब है कि वहां खड़े होने पर आप पृथ्वी के केंद्र के थोड़ा अधिक करीब होते हैं। सटीक विश्लेषण। केंद्र के करीब होने के कारण ध्रुवों पर गुरुत्वाकर्षण खिंचाव भूमध्य रेखा की तुलना में थोड़ा अधिक होता है। अच्छा। लेकिन भूविज्ञान के लिए असली जासूसी केवल आकार तक सीमित नहीं है, बल्कि यह द्रव्यमान के वितरण यानी मास डिस्ट्रीब्यूशन में छिपी है। इसी से वो शब्द जुड़ता है जो हमारे स्रोतों में बार बार आया है, ग्रेविटी एनोमली या गुरुत्वाकर्षण विसंगति। हाँ बिल्कुल। लेकिन ये विसंगति काम कैसे करती है? इसे ऐसे समझे, वैज्ञानिक एक गणितीय मॉडल बनाते हैं कि पृथ्वी के आकार और अक्षांश के अनुसार किसी एक विशिष्ट स्थान पर गुरुत्वाकर्षण बल का मान कितना होना चाहिए। एक तरह का प्रिडिक्शन। हाँ, लेकिन जब भी बेहद संवेदनशील उपकरणों, जिन्हें ग्रेविमीटर कहते हैं, उनसे वहां का वास्तविक गुरुत्वाकर्षण मापते हैं, तो वो अनुमानित आंकड़े से अलग निकलता है। यानी मशीन ने जो बताया और गणित ने जो बताया, दोनों में अंतर आ गया। बिल्कुल, और अनुमानित और वास्तविक गुरुत्वाकर्षण के बीच का ये बारीक अंतर ही ग्रेविटी एनोमली कहलाता है। तो ये अंतर हमें बताता क्या है? ये विसंगति इस बात का निर्विवाद प्रमाण है कि पृथ्वी के अंदर द्रव्यमान का वितरण एक समान नहीं है। अगर किसी क्षेत्र के नीचे बहुत भारी और घने खनिजों जैसे लोहे या सीसे का विशाल भंडार छिपा है, तो वहां गुरुत्वाकर्षण ज्यादा होगा। एकदम सही। उस भारी द्रव्यमान के कारण वहां का गुरुत्वाकर्षण बल सामान्य से थोड़ा अधिक मजबूत हो जाएगा। और अगर हल्की चट्टानें हुई तो? इसके विपरीत, अगर नीचे हल्की चट्टानें हैं या कोई विशाल खाली गुफा है, तो गुरुत्वाकर्षण सामान्य से कम दर्ज होगा। यह सिर्फ किताबी सिद्धांत नहीं है, बल्कि इसका सीधा असर हमारी अर्थव्यवस्था और उद्योगों पर पड़ता है। वो कैसे भला? अगर हम इस वैज्ञानिक सिद्धांत को वास्तविक दुनिया से जोड़ें, तो आज के आधुनिक माइनिंग इंजीनियर और भूवैज्ञानिक तांबे या लोहे की तलाश में केवल अंधेरे में जमीन नहीं खोदते। बिल्कुल नहीं, वो बहुत स्मार्ट हो गए हैं। हाँ, वे अरबों डॉलर का जोखिम लेने से पहले इन्हीं अप्रत्यक्ष आंकड़ों जैसे गुरुत्वाकर्षण विसंगतियों और मैग्नेटिक सर्वे का उपयोग करते हैं। चुंबकीय सर्वेक्षण तो खनिज अन्वेषण में एक क्रांति की तरह है। वो कैसे काम करते हैं? देखिए, पृथ्वी का अपना एक विशाल चुंबकीय क्षेत्र है। जब ज्वालामुखी का लावा या मैग्मा ठंडा होकर चट्टान बनता है, तो उसमें मौजूद चुंबकीय खनिज उस समय के पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में संरेखित हो जाते हैं, अलाइन हो जाते हैं। हाँ, ये एक तरह से जमीन के नीचे एक अदृश्य बारकोड बना देता है। बारकोड, क्या बात है। और वैज्ञानिक विमानों या सैटेलाइट्स में मैग्नेटोमीटर लगाकर इन अदृश्य बारकोड को स्कैन करते हैं। बिल्कुल, और जहां भी चुंबकीय क्षेत्र में अचानक कोई बदलाव या विसंगति दिखती है, वो तुरंत बता देता है कि नीचे कौन सी टेक्टोनिक संरचनाएं हैं या किस गहराई पर लोहे और अन्य खनिजों का भंडार छिपा है। मतलब बिना सतह पर एक भी खरोच लगाए वे जमीन के नीचे का एक 3D नक्शा तैयार कर लेते हैं। ये सच में तकनीक की जीत है। लेकिन हमें एक कड़वी सच्चाई स्वीकार करनी होगी। कौन सी सच्चाई? उल्कापिंडों का अध्ययन, गुरुत्वाकर्षण विसंगतियां और चुंबकीय सर्वेक्षण बहुत उपयोगी हैं, लेकिन वे हमें पृथ्वी के आंतरिक भाग का केवल एक धुंधला अनुमान या आंशिक संकेत देते हैं।
मतलब पूरी पिक्चर क्लियर नहीं होती। हाँ, वे बता सकते हैं कि कहीं द्रव्यमान ज्यादा है या कहीं चुंबकत्व अलग है। लेकिन अगर हमें 6370 किलोमीटर गहराई तक का सबसे सटीक परत दर परत और स्पष्ट नक्शा चाहिए, तो हमें पृथ्वी के अन्वेषण के सबसे शक्तिशाली और अंतिम हथियार की ओर देखना होगा। और वो हथियार क्या है? वो है भूकंपीय अध्ययन, यानी सिस्मोलॉजी। भूकंपीय तरंगे। ये वाकई में विज्ञान का सबसे बड़ा मील का पत्थर है। हाँ, हम पृथ्वी की गहराइयों को स्कैन करने के लिए पृथ्वी की अपनी ही धड़कन, उसके अपने ही विनाशकारी झटकों का इस्तेमाल करते हैं। एकदम सही शब्दों में बयां किया आपने। जब भूकंप आता है तो भारी मात्रा में जो ऊर्जा अचानक निकलती है वो तरंगों के रूप में पूरी पृथ्वी के आर पार यात्रा करती है। और इन तरंगों को अलग-अलग सिस्मोग्राफ स्टेशनों पर पढ़ना ही असल में पृथ्वी के आंतरिक अल्ट्रासाउंड को डिकोड करना है। हाँ, ये अल्ट्रासाउंड वाला उदाहरण बहुत सटीक है। भूकंपीय अध्ययन को किसी भी उच्च स्तरीय भूविज्ञान विश्लेषण का केंद्र माना जाता है। जब पृथ्वी के भीतर ऊर्जा मुक्त होती है तो मुख्य रूप से दो प्रकार की बॉडी वेव्स या आंतरिक तरंगे पैदा होती हैं, जो सीधे पृथ्वी के अंदर से गुजरती हैं। हाँ, पी तरंगे यानी प्राइमरी वेव्स और एस तरंगे यानी सेकेंडरी वेव्स। इन दोनों की गति और इनके यात्रा करने के तरीके में बहुत बड़ा भौतिक अंतर होता है। वो अंतर क्या है? पी तरंगे ध्वनि तरंगों की तरह होती हैं। वे चीजों को धक्का देती हैं और खींचती हैं, और वे सबसे तेज चलती हैं। और एस तरंगे? दूसरी ओर एस तरंगे थोड़ी धीमी होती हैं और वे लहरों की तरह ऊपर नीचे गति करती हैं। और इन तरंगों की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये किस माध्यम से गुजर सकती हैं और किस में नहीं। बिल्कुल, यही इनका सबसे बड़ा राज है। जो लोग इन जटिल वैज्ञानिक अवधारणाओं को आसानी से याद रखना चाहते हैं ना, हाँ। उनके लिए हमारे पास एक बहुत ही शानदार और प्राकृतिक शॉर्टकट है। अच्छा, वो क्या है? इसे हिंदी में ऐसे याद रखें। पी का मतलब है पार। पी माने पार। बहुत बढ़िया। यानी पी तरंगे इतनी ताकतवर और ढीठ होती हैं कि वे हर चीज के पार चली जाती हैं। चाहे रास्ते में ठोस चट्टानें हों, उबलता हुआ द्रव हो या गैस हो, वे बिना रुके आर पार निकल जाती हैं। और एस का क्या मतलब हुआ? और एस का मतलब है सिर्फ सॉलिड। सिर्फ सॉलिड। ये तो बहुत ही कैची है। हाँ, एस तरंगे बहुत नखरे वाली होती हैं। ये केवल और केवल ठोस पदार्थों में ही यात्रा कर सकती हैं। जैसे ही कोई तरल पदार्थ आता है, ये उसमें यात्रा नहीं कर पाती और वहीं खत्म हो जाती हैं। ये पी यानी पार और एस यानी सिर्फ सॉलिड का नियम इतना बुनियादी है कि इसने पृथ्वी के सबसे बड़े रहस्यों में से एक को पूरी तरह से सुलझा दिया। तो चलिए इन आंकड़ों और तरंगों के व्यवहार को देखते हुए एक बहुत ही दिलचस्प पहेली, एक चुनौती पर विचार करते हैं। बिल्कुल, बताइए। जब किसी एक जगह पर बड़ा भूकंप आता है तो दुनिया भर में फैले हुए वैज्ञानिक अपने मॉनिटर पर नजर गड़ाए बैठते हैं। आंकड़े दिखाते हैं कि एस तरंगे पृथ्वी के अंदर गहराई में जा रही हैं। सही है, लेकिन एक निश्चित दूरी और गहराई के बाद सिस्मोग्राफ पर एस तरंगे अचानक गायब हो जाती हैं। बिल्कुल ऐसा ही होता है। पृथ्वी के बिल्कुल दूसरे छोर पर बैठे वैज्ञानिकों को पी तरंगे तो मिल जाती हैं क्योंकि वे सबके पार चली जाती हैं, लेकिन एस तरंगे कभी भी पृथ्वी के दूसरे छोर तक नहीं पहुंचती। उनका एक बहुत बड़ा शैडो जोन या छाया क्षेत्र बन जाता है। जी, तो अगर एस तरंगे सिर्फ सॉलिड में चलती हैं और वे बीच में गायब हो रही हैं, तो मेरा सवाल यह है कि क्या इसका मतलब यह है कि वे पृथ्वी के अंदर किसी विशाल भूमिगत महासागर से टकरा रही हैं? ये एक बहुत ही शानदार सवाल है। अगर हम इन भूकंपीय आंकड़ों को भौतिकी के नियमों के साथ जोड़कर देखें ना, तो निष्कर्ष बिल्कुल स्पष्ट है। क्या निष्कर्ष निकलता है? वो विशाल शैडो जोन इस बात का अकाट्य प्रमाण है कि पृथ्वी के अंदर जाने के रास्ते में कोई ना कोई ऐसी परत जरूर है जो पूरी तरह से तरल अवस्था में है। लिक्विड है। हाँ, जब वैज्ञानिकों ने एस तरंगों के गायब होने की गहराई की सटीक गणना की तो उन्होंने खोज निकाला कि पृथ्वी का बाहरी कोर असल में तरल है। आउटर कोर। बिल्कुल, चूंकि एस तरंगे केवल ठोस में चलती हैं, जैसी वे 2900 किलोमीटर की गहराई पर इस तरल बाहरी कोर से टकराती हैं, वे उसे पार नहीं कर पाती और वहीं सोख ली जाती हैं। वाह, तो बिना उस भयंकर गहराई तक गए केवल एक तरंगे के गायब होने के गणित से हमने जान लिया कि हमारे पैरों के हजारों किलोमीटर नीचे पिघले हुए लोहे और निकल का एक उबलता हुआ विशाल महासागर बह रहा है। यही तो विज्ञान का जादू है। और सबसे बड़ी बात यह है कि यही पिघला हुआ और घूमता हुआ तरल लोहा हमारे ग्रह का चुंबकीय क्षेत्र बनाता है, जो हमें अंतरिक्ष के खतरनाक रेडिएशन से बचाता है। एकदम सही पॉइंट। लेकिन हाँ, यहाँ एक और तकनीकी पेच है। वो क्या?
अगर एस तरंगे उस तरल बाहरी कोर में जाके पूरी तरह से खत्म हो गई, तो हमें कैसे पता चला कि उस तरल महासागर के भी अंदर पृथ्वी के बिल्कुल केंद्र में एक और परत है? मतलब आंतरिक कोर की बात कर रहे हैं आप? हाँ, यानी एक अत्यधिक दबाव वाला ठोस आंतरिक कोर भी मौजूद है। ये कैसे पता चला? वहां तक तो केवल पी तरंगे ही जा रही थी। ये भूविज्ञान के इतिहास का सबसे शानदार यूरेका पल था और इसे डेनिश वैज्ञानिक इंगे लेहमन ने डिकोड किया था। इंगे लेमन, उन्होंने क्या किया था? यहीं पर पी तरंगों का वो विशेष व्यवहार काम आता है जिसे हम रिफ्रैक्शन या अपवर्तन कहते हैं। हालांकि पी तरंगे तरल और ठोस दोनों के पार जा सकती हैं, लेकिन उनकी गति माध्यम के घनत्व पर निर्भर करती है। डेंसिटी पर निर्भर करती है। हाँ, जब कोई तरंग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, जैसे ठोस से तरल में या तरल से फिर से ठोस में, तो उसकी गति अचानक बदल जाती है और वो अपने रास्ते से थोड़ा मुड़ जाती है। इसे समझने के लिए एक बहुत ही व्यावहारिक उदाहरण लेते हैं। हाँ, बताइए। कल्पना कीजिए कि आप एक चिकने पक्के हाईवे पर तेज गति से कार चला रहे हैं और अचानक आपकी कार सड़क से उतरकर किनारे की गीली और गहरी कीचड़ में चली जाती है। ओहो, फिर तो कार स्लो हो जाएगी। बिल्कुल। जैसे ही टायर कीचड़ से टकराते हैं, कार की गति अचानक धीमी हो जाती है और कीचड़ के प्रतिरोध के कारण पूरी कार झटके से एक नई दिशा की तरफ मुड़ जाती है या खिंच जाती है। ये एनालॉजी इस प्रक्रिया को बिल्कुल सटीक रूप से समझाती है ना? हाँ, जब तेज गति वाली पी तरंगे पृथ्वी के ठोस मेंटल से निकलकर अचानक उस तरल बाहरी कोर यानी आपकी कीचड़ में प्रवेश करती हैं, तो उनकी गति काफी धीमी हो जाती है और वे तेजी से एक नई दिशा में रिफ्रैक्ट हो जाती हैं। मुड़ जाती हैं। लेकिन जब वे उस तरल महासागर को पार करके और गहराई में जाती है, तो सिस्मोग्राफ के डेटा में एक बहुत ही अजीब चीज दिखाई दी। क्या दिखाई दिया? उन पी तरंगों की गति अचानक फिर से बहुत तेज हो गई और वे एक बार फिर से एक नई दिशा में मुड़ गईं। यानी कीचड़ को पार करने के बाद कार फिर से एक बहुत ही ठोस और पक्के हाईवे पर आ गई। बिल्कुल। पी तरंगों की गति में आए उस अचानक और तेज उछाल ने यह साबित कर दिया कि वे किसी तरल चीज से निकलकर वापस एक बेहद ठोस और घने माध्यम में प्रवेश कर चुकी हैं। वाह! इसी रिफ्रैक्शन के गणित ने यह स्पष्ट रूप से बताया कि हालांकि पृथ्वी के केंद्र में तापमान सूर्य की सतह के बराबर है, बहुत ज्यादा गर्मी है। हाँ, लेकिन वहां ऊपर की सभी परतों का दबाव इतना चरम है कि वह उस अत्यधिक गर्मी को भी मात दे देता है और पिघले हुए लोहे को फिर से एक ठोस आंतरिक कोर में जमा देता है। ये किसी मेडिकल अल्ट्रासाउंड या एमआरआई स्कैनर की तरह है, लेकिन पूरे एक विशाल ग्रह के लिए। सही कहा आपने। तरंगे सिर्फ ये नहीं बताती कि अंदर क्या है, बल्कि वो एक पूरा 3D नक्शा खींच देती हैं। वे बताती हैं कि कहाँ क्रस्ट खत्म होकर मेंटल शुरू होता है, कहाँ चट्टानें पिघलकर तरल कोर बन जाती हैं और कहाँ दबाव हर चीज को ठोस बना देता है। और यही कारण है कि किसी भी वैज्ञानिक विश्लेषण में जब हम पृथ्वी के आंतरिक भाग की बात करते हैं, तो भूकंपीय अध्ययन सबसे अधिक विश्वसनीय उपकरण माना जाता है। और बाकी अप्रत्यक्ष तरीके? अन्य सभी अप्रत्यक्ष तरीके जैसे गुरुत्वाकर्षण और चुंबकत्व इसके द्वारा दिए गए निष्कर्षों का सिर्फ समर्थन करते हैं। अगर हम अपने पूरे विश्लेषण को समेटते हुए एक मानसिक टेबल तैयार करें, तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो जाती है। एक मेंटल टेबल, ये परीक्षा की तैयारी के लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो उस मानसिक टेबल में एक तरफ हमारे पास प्रत्यक्ष स्रोत हैं और दूसरी तरफ अप्रत्यक्ष। सही। तो टेबल के एक तरफ प्रत्यक्ष स्रोत है, जैसे खदानें, बोरहोल और ज्वालामुखी। इनकी खासियत क्या है? इनकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये हमें वास्तविक भौतिक नमूने देते हैं जिन्हें हम छू सकते हैं और लैब में टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन इनकी गहराई की पहुंच बेहद उथली और सीमित है। और दूसरी तरफ? दूसरी तरफ हमारे अप्रत्यक्ष स्रोत हैं, जैसे गुरुत्वाकर्षण विसंगतियां, चुंबकीय सर्वेक्षण, उल्कापिंड और भूकंपीय तरंगे। ये हमें भौतिक चीजें नहीं देते? हाँ, ये हमें कोई भौतिक चट्टान नहीं देते और पूरी तरह से विश्लेषणात्मक और वैज्ञानिक अनुमानों पर आधारित होते हैं। लेकिन इनकी ताकत, इनकी पहुंच है, ये पूरी पृथ्वी के आंतरिक भाग का संपूर्ण ग्रहीय स्तर का डेटा प्रदान करते हैं। विज्ञान ने सच में एक अविश्वसनीय सफर तय किया है। कुछ सदियों पहले तक हम ये जानने के लिए सिर्फ जमीन में बड़े गड्ढे खोदने पर निर्भर थे कि नीचे क्या है। और आज देखिए। और आज हम भूमध्य रेखा के गुरुत्वाकर्षण को नापकर और भूकंप की विनाशकारी तरंगों के गणित को डिकोड करके 6370 किलोमीटर नीचे का सटीक मॉडल तैयार कर रहे हैं। बिल्कुल।
हमने अपनी भौतिक सीमाओं को अपनी बौद्धिक और विश्लेषणात्मक क्षमता से पूरी तरह पार कर लिया है। यही विज्ञान की वास्तविक शक्ति है। हमारे पास उपकरण भले ही सतह पर हों, लेकिन हमारे भौतिकी के नियम पृथ्वी के केंद्र तक अबाध रूप से काम करते हैं। एकदम सही। ये पृथ्वी के केंद्र तक की एक शानदार यात्रा रही। लेकिन इससे पहले कि हम इस चर्चा को समाप्त करें ना, मैं एक ऐसा विचार छोड़ना चाहता हूं जो शायद आपको रात में सोने न दे। अरे बाप रे, ऐसा क्या विचार है? आज हमने जितनी भी चीजों पर चर्चा की कि कोर तरल है, मेंटल ठोस है या अंदर लोहे और निकल का भंडार है, ये सब इस बात पर टिका है कि हमने पृथ्वी से निकलने वाली तरंगों और गुरुत्वाकर्षण के डेटा का कैसे अनुवाद किया है। सही बात है, ये एक ट्रांसलेशन ही तो है। चूंकि पृथ्वी के इतने गहरे रहस्यों का हमारा पूरा ज्ञान केवल अप्रत्यक्ष सुरागों के इसी अनुवाद पर निर्भर है, तो जरा सोचिए, आहा, क्या होगा अगर कल विज्ञान किसी नई प्रकार की ऊर्जा या किसी बिल्कुल नई तरंग की खोज कर ले। ओहो, एक नई तरंग। हाँ, एक ऐसी तरंग जिसका व्यवहार हमारी जानी पहचानी पी और एस तरंगों से बिल्कुल अलग हो। क्या होगा अगर वो एक नई खोज हमारे पुराने अनुवाद के सारे नियमों को ही पूरी तरह से गलत साबित कर दे? ये तो भूविज्ञान में भूचाल ला देगा। बिल्कुल। हमारे पैरों के नीचे की जिस जमीन को हम इतनी मजबूती से एक ठोस सत्य मानते हैं ना, वो असल में डेटा से बुनी गई एक बहुत ही शानदार वैज्ञानिक थियरी से ज्यादा कुछ नहीं है। क्या ये विचार सोचने पर मजबूर नहीं करता? सच में करता है। गहराई में, उस अंधेरे पाताल में अभी भी बहुत कुछ ऐसा हो सकता है जो हमारे भौतिकी के मौजूदा नियमों को चुनौती देने का इंतजार कर रहा है। और विज्ञान की सबसे बड़ी सुंदरता किसी अंतिम सत्य में नहीं, बल्कि इसी अनिश्चितता और हर नई खोज के साथ अपने ही पुराने ज्ञान को चुनौती देने की संभावना में निहित है। और इसी रोमांचक संभावना के साथ हम आज की इस गहन चर्चा को यही विराम देते हैं। अपने आसपास की दुनिया और उसके नीचे छिपे रहस्यों पर सवाल उठाते रहिए और गहराई में उतरते रहिए।